अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूँ यशमीन जमाल। अमेरिका की जानिब से इजरायली ईमा पर शुरू करदा ईरान तनाज़ा खुद इसके लिए भी अब एक सियासी जो और माशी हम देख रहे हैं कि मुश्किलात का बाइस बनता जा रहा है। एक जानिब अमेरिका को ये जंग रोज़ाना अरबों डॉलर्स की पड़ रही है, तो दूसरी जानिब अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बायस तेल की सप्लाई ना होने की वजह से गल्फ ममालिक को अरबों डॉलर्स के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जैसे जैसे जंग के असरात नुमाया हो रहे हैं, वैसे वैसे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इससे जान छुड़ाते नजर आ रहे हैं। अमरीकी सदर का जंग के आगाज में ख्याल था कि ईरान पर हमले के बाद आसानी से रजीम चेंज हो जाएगा और तवील जंग नहीं करना पड़ेगी, लेकिन ईरान ने अपनी जंगी हिकमत अमली से अमरीका समेत उसके इत्तेहादियों को भी हैरत में मुब्तला कर दिया है। यही वजह है कि अमरीकी सदर की अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश खोलने के हवाले से की जाने वाली दरखास्त को दोस्त ममालिक ने भी रद्द कर दिया है, जिसके बायस अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आलमी तजारत की इस गुजरगाह को खुलवाने के इकदाम से ये कहकर पीछे हट गए हैं कि इस तजारती गुजरगाह से अमरीका को कोई फायदा हासिल नहीं होता है, लिहाजा इसको खुलवाने की जिम्मेदारी अमरीका की नहीं बल्कि उन ममालिक की है जिनको यहाँ से तेल मिलता है। अबनाए हुर्मुज़ से 80% तेल अशिया जबकि 20% जो है वो एशिया, जबकि 20% जो है वो यूरोप को जाते हैं। यानी अमरीका की जानिब से अब ये जिम्मेदारी बिलअमूम एशियाई ममालिक को बिलखुसूस चीन पर आयद कर दी गई है, लेकिन चीन ने इसी सूरत हाल को फौजी ताकत से निमटने के बजाय बातचीत पर जोर दिया है। लेकिन ईरान की जानिब से अब तक जो स्ट्रेटेजिक अहदाफ हासिल किए गए हैं, उस तनाजुर में ईरान ने मुज़ाकरात के लिए शर्त आयद कर दी है कि जिसके तहत मुस्तकबिल में किसी किस्म की जारियत के खिलाफ मजबूत बैनुल-अक़वामी ज़मानतों जैसी अहम शर्त भी शामिल है। क्या आने वाले दिनों में चीन और रूस इस सारे मामले में अहम किरदार अदा करने जा रहे हैं या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। ये एक ऐसा इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है जो कि लोकलाइज नहीं है, इसके जो है वो रिपल इफेक्ट्स आ रहे हैं दुनिया भर में। पाकिस्तान पर इसका कोई फॉल आउट हम देख रहे हैं या नहीं देख रहे। ओवरऑल जो इस वक्त एक मुश्किल माशी सूरत हाल बनने जा रही है दुनिया के अंदर, पाकिस्तान भी क्या उससे इफेक्ट हो रहा है, जो कि हमें नजर आ रहा है कि हो रहा है, उसमें वे आउट क्या है, ये कुछ इशूज हैं, इन पर बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में इन सभी चीजों पर बात करने के लिए ज्वाइन किया सीनियर सियासतदान है फवाद चौधरी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सर सबसे पहले तो इस वक्त जो एक इंटरनेशनल सिनेरियो है आपके सामने, आप सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं? कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, हर कॉन्फ्लिक्ट की एक लाइफ होती है। ये एक अलग बात है कि कहा यह जाता है कि शुरू अपनी मर्जी से किया जाता है, जो पार्टीज अपनी मर्जी से शुरू करती हैं, बाद में वो अपना एक कोर्स लेता है। आपको इस वक्त क्या नजर आ रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट मजीद एग्रीवेट होने जा रहा है, खत्म हो जाएगा इन द नियर फ्यूचर? इसका जो एक इम्पैक्ट है उस पर तो मैं बात करूंगी। अभी की सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए यासीन, एक तो ये बात तो अब काफी हद तक वाज़ेह लग रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को ये बताया गया था कि जिस तरह से वेनेजुएला के सदर को हमने उठाया और उसके बाद वहां पे जो बाकी मांदा हुकूमत थी वो हमारे साथ मिल गई, तो इसी तरह से ईरान में भी जब खामनेई जो है उनको एलिमिनेट किया जाएगा तो बाकी जो ईरान की गवर्नमेंट है और लोग हैं वो हमारे साथ मिल जाएंगे। ये एक बहुत गलत फहमी के ऊपर मबनी पॉलिसी थी जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने परसू किया। और देखिए, अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएं तो इजराइल तो 1990 के बाद हर अमेरिकी सदर को ये इस बात के ऊपर मजबूर कर रहा था कि वो ईरान पे हमला करें, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इनकी चाल में आ गए और उन्होंने ये हमला कर दिया है। अब जब पहला ए प्लान नाकाम हुआ तो आमतौर पे होता ही है कि इस तरह के बड़े ऑपरेशंस के लिए बी प्लान बनाया जाता है। अब अपेरेंटली जो बी प्लान है वो प्रेसिडेंट ट्रंप उस पर एग्री नहीं कर रहे, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू का बी प्लान ये है कि आप ईरान को भी लीबिया की तरह सिविल वॉर का शिकार करें। वहाँ पे कुर्द हैं और जो बलोच हैं, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स, उनको मजबूत किया जाए और ईरान के अंदर एक बड़ी सिविल वॉर जो है उसको सपोर्ट किया जाए। अपेरेंटली कतर और सऊदी अरेबिया जैसे मुल्क जो हैं वो इस प्लान के हामी नहीं हैं और सदर ट्रंप जो है वो खालिस्तान इसराइल के मशवरे पे ये नहीं करेंगे। वो डेफिनेटली सऊदी अरेबिया और कतर को इस मुद्दे में साथ लेके ही चलने में उनकी बेहतरी है। तो अब इन द एब्सेंस, अब प्रॉब्लम ये है कि नवंबर में अमेरिका में इलेक्शन भी है, तो जब पहला प्लान कामयाब नहीं हुआ तो अब जिस पे कंफ्यूजन है वो ये है कि सेकंड बेस्ट ट्रंप के लिए क्या है। वो जब तक उनको कुछ विक्ट्री नहीं मिलेगी वो वापस जाना भी उनके लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनके अंदर ही अब आप देख ही रही हैं कि 52% रिपब्लिकन्स जो हैं उन्होंने ही मुखालफत कर दिया। डेमोक्रेट्स तो पहले ही मुखालिफ थे और जेडी वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो तो अब खुलेआम रूबियो से और प्रेसिडेंट ट्रंप से इस पॉलिसी पर कोई उनके हामी नजर नहीं आ रहे हैं। और इसकी वजह से जो अमेरिका के अंदर एक डिवीजन है वो बढ़ेगी और जितनी जंग ये लंबी होगी उतना ही ईरान ने उसके मुकाबले में ईरान को पता था कि अस्करी तौर पे तो वो मुकाबला नहीं कर सकता अमेरिका का,
लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि हम अपनी जो कमजोरी है इसको हम फिर इसको मानते हुए हम बराह रास्त टकराव में ना जाएं, और उन्होंने इस जंग का दायरा फिर वसी कर दिया और पाबनाए हुर्मुज़ को बंद करना, दुबई के ऊपर अटैक करना, अरब वर्ल्ड के ऊपर जो है वो अटैक करना, ये वो सारे मामलात हैं जिनसे जो इकोनॉमी है दुनिया की वो बड़ी बुरी तरह इफेक्ट हुई। और अब भी आप देख ही रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी 55 रुपए तेल की कीमत में इजाफा हुआ। इस हफ्ते 85 रुपए इजाफा और होना था, लेकिन चूंकि हुकूमत ने पिछली सब्सिडी से 30 अरब रुपया कमाया है तो उन्होंने उसमें से 23 अरब रुपया सब्सिडी दे के तो अभी इस हफ्ते कीमतें नहीं बढ़ाई। लेकिन अगर कंटिन्यू करता है तो फिर पाकिस्तान का प्रॉब्लम जो है वो भी मल्टीप्लाई होंगे और 2-2.5 महीनों में पाकिस्तान को तकरीबन $2.5-3 बिलियन का नुकसान जी, होगा। बिल्कुल वही जो बात अभी मैं कह रही थी कि लोकलाइज्ड ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इसका इम्पैक्ट दुनिया भर पे आएगा, हम पर तो आएगा क्योंकि हम रीजन के अंदर हैं। आप समझते हैं अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप से ब्लंडर हो गया ये जो अभी किया उन्होंने, क्योंकि जो भी आपने खुद भी पॉइंट आउट किया जो मिड टर्म इलेक्शन आने वाला है और आ रहा है, कोई अच्छा माहौल इस वक्त नजर नहीं आ रहा अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और ये राय जो है वहां पर तकवीत पकड़ती जा रही है कि ये गैर जरूरी जंग थी जिसके अंदर अमेरिका ने छलांग लगाई है। ये बिल्कुल, ये तो देखिए अमेरिका की जिस वक्त जो ताकत है उसका जो चेक एंड बैलेंस है वो तो अमेरिकी अवाम ही कर सकते हैं। और अगर अमेरिका के अवाम के अंदर ये चीज़ बढ़ती जाएगी कि ये जंग गैर ज़रूरी है तो फिर ज़ाहिर है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की सियासी मुश्किलात भी बढ़ती जाएंगी। और जाहिर है कि वहाँ पे तो इलेक्शन होते हैं और इलेक्शनों से लोग आते हैं, हमारी तरह फॉर्म 47 का हमारा रवाज है नहीं। तो इसलिए जो उन्होंने पब्लिक ओपिनियन जो है उसको भी अपने मद्देनजर रखना है और अल्टीमेटली वहां पे जो अगर ये जंग लंबी होगी तो फिर उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट होगी। आपने अपने इंट्रो में जो है वो कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप समझते हैं कि यूरोप और चीन की जिम्मेदारी है अपना हुर्मुज़ को जो है वो खोलना, लेकिन देखिए ना अगर चीन के अंदर भी इन्फ्लेशन होती है तो उसका फर्क भी फिर अमेरिका पे भी पड़ता है, यूरोप पे भी पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह यूरोपियन कंट्रीज जो पहले ही यूक्रेन की वॉर की वजह से बहुत शदीद दबाव में है, वहां पे एनर्जी प्राइसेस ऊपर जा रही हैं और इकोनॉमी बिल्कुल तबाह हो रही हैं, उनको मजीद झटका जो है वो दे दिया है। जो ज्यादातर यूरोप का एलएनजी था वो कतर से जा रहा था, कतर ने अब अपने एलएनजी के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है और गैस वहां से जा नहीं रही है। रूस ने इस मौके से फायदा उठाते हुए 50% और वहां पे मुकम्मल ही बंद कर दी यूरोप को। तो इस वक्त जो रूस का तो बोनंजा लगा हुआ है क्योंकि उनको यूक्रेन से एक तो तवज्जो हट गई है पूरी दुनिया की, और अमेरिका का यूरोप का तो जो मेन कंसर्न है वो तो यूक्रेन था। तो यूक्रेन से पूरी उनकी तवज्जो हट गई है, वो ईरान पे इस वक्त फोकस्ड है अमेरिका, और यूरोप तो जाहिर है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की इस बात को कोई अच्छा नहीं दे रहा। तो इंटरनेशनली जो अलाइज है उनके वो अब प्रेसिडेंट ट्रंप से मायूस होकर पहली बार आप देख रही हैं कि यूरोप और चीन के ताल्लुकात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और अभी जो स्टारमर हैं उन्होंने विजिट किया है चीन का, और अब बाकी ममालिक भी चीन जा रहे हैं और प्रेसिडेंट शी भी चीन जा रहे हैं। तो यूरोप और चीन आपस में करीब आ रहे हैं। इस जंग का नुकसान अमेरिका को तो ये हुआ कि जो उनके रवायती हरीफ थे वो अब चीन की तरफ देख रहे हैं। वैसे भी इंटरनेशनल अलाइनमेंट्स भी लगता है चेंज हो रही है और कॉन्फ्लिक्ट्स भी लगता है एक्सपैंड हो रहे हैं। थोड़ा सा इस पे मजीद बात करेंगे, मुझे एक ब्रेक लेनी है, म्यूजिक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे हैं जो इस वक्त ईरान अमेरिका तनाज़ा है उसके हवाले से। अच्छा, एक तो सर एक कॉन्फ्लिक्ट है हमारे एक बॉर्डर के 3 बॉर्डर्स जो हमारे हैं उनमें से 2 पहले ही हम देख रहे हैं कि वो अफेक्टेड हैं, फिर तीसरा बॉर्डर यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि इस वक्त एक हॉस्टिलिटी जो है वो जारी है। एक वो कॉन्फ्लिक्ट है जो उन कुछ पावर्स के दरमियान है, एक कॉन्फ्लिक्ट सर कुछ हमारे अपने बॉर्डर के पास भी है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मामला है। उस सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? चाइना का उसके अंदर भी इस हद तक इंटरवीन करना कि ये कहना कि आप लोग इस कशीदगी को खत्म करने की कोशिश करें, आपको हमारी जो सूरत हाल है यहाँ पर जो हो रही है हमारी साइड ऑफ द बॉर्डर पे, ये कहाँ जाती हुई नजर आ रही है? देखिए हमारी प्रॉब्लम ये है कि 2300 लोग शहीद हुए हैं पिछले 3 सालों में जी, और गो आइडियल यही था कि हम जंग में ना जाते, बातचीत चीजें होती, लेकिन देखिए पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या छोड़ा है तालिबान ने। आप यहाँ पे रोज आके लोगों को शहीद कर रहे हैं, ऑफिसर्स को निशाना बना रहे हैं, पुलिस को निशाना बना रहे हैं, और पाकिस्तान ने एक मुसलसल ये बात कही है कि आप
जो टीटीपी के जिम्मेदारान हैं, जो इन सारी हरकतों में मुलव्वस हैं, उनसे अपना हाथ उठाएं। वो आपने हाथ उठाया नहीं है। उसके बाद हमारे पास और कोई फिर चारा नहीं बचता पाकिस्तान के पास, सिवाय इसके कि वो बराह रास्त हमला करे। और अब ये इन हमलों का नतीजा आगे चल के क्या निकलता है, डेफिनेटली एक वक्ती तौर के ऊपर तो एक एस्ट्रेंजमेंट आई है, लेकिन देखिए हमने अल्टीमेटली ये जो टेररिज्म है उसको हमने रूट आउट करना है, और उसके लिए जो मेन सरजमीन इस्तेमाल हो रही है वो अफगानिस्तान की है। और अफगानिस्तान में हम ये अलाउ नहीं कर सकते कि वहाँ हिचड़ीज हों, लोग आए यहाँ पे धमाके करें वापस चले जाएं, क्योंकि कैजुअलिटीज हमारी बहुत ज्यादा है। तो आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान के पास ज्यादा, क्योंकि देखिए ना विद इन भी तो एक प्रेशर्स होते हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त एक बहुत प्रेशर बिल्ड हो रहा है, और वो चीन ये कह रहा है कि आप बातचीत करें, चीजें आगे बढ़ें। तालिबान भी यही बात कह रहे हैं, लेकिन आपने सुना ही होगा कि जो उनके सराजुल हकानी साहब का जो इंटरव्यू आया, वो कहते हैं जी टीटीपी को तो हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानते जी। अगर आप नहीं मानते तो देखिए हम मानते हैं, तो फिर तो जाहिर है कि ये एक बड़ा बुनियादी कॉन्फ्लिक्ट है। अगर आप और सारे मामले के अंदर सर एक इंडियन नेक्सस भी है। जब हम अफगानिस्तान की बात करते हैं और उसका अफगानिस्तान का हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने की बात करते हैं, तो उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। वो जो नेक्सस है सर, उसको भी किस तरीके से हम एक्सपोज कर सकते हैं इस पॉइंट इन टाइम के ऊपर? भारत के अपने अंदर जो सर कुछ बहुत सारे इस तरह के मामला हैं जो दुनिया के सामने हमें लेके आने की जरूरत है, कुछ तो खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं। आपने शायद रिपोर्ट देखी होगी सर, अमेरिकी कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी की जो रिपोर्ट आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रियासती सरपरस्ती के अंदर वहां पर जो मुसलमान हैं उनके साथ जो कुछ सलूक हो रहा है, अपने अंदर भी सर वो ये सब कुछ कर रहे हैं, बाहर भी वो एक और मुल्क को इस्तेमाल करके हमें डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको किस तरह से एक्सपोज करना है? हिंदुआता की जो एक लाइन है इंडिया ने, जो बीजेपी के अंदर नरेंद्र मोदी के आने के बाद शुरू हुई है, उसमें तो सिर्फ मुसलमान एक निशाना नहीं है। आप देखिए सिखों के साथ जो कुछ हो रहा है, जो वहाँ पे मसीही कम्युनिटी के साथ जो कुछ हो रहा है, और मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, ये तो सबके सामने की बात है। और अगर कनाडा में और अमेरिका में आप देखिए कि भारत की हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने जाके कनाडा में और अमेरिका में खालिस्तान के हामी जो सिख थे उनको निशाना बनाया, और अमेरिका में तो साजिश पकड़ी गई, कनाडा में तो बच्चर सिंह को जो है वो कत्ल कर दिया गया। पाकिस्तान जाहिर है कि एक्सपोज कर रहा है हिंदुस्तान की इस मुसलसल जो दहशतगर्दी है उसको, और जाहिर है कि हमें मालूम है कि जो पैसे का एक्टिव इस्तेमाल है हिंदुस्तान का अफगानिस्तान में, वो तो सबके सामने ही है जिस तरह से चल रहा है। तो लेकिन हमारा बुनियादी मकसद यही है कि हम जो हेचरीज हैं उनको जो है वो रूट आउट करें। और मुझे नहीं लगता कि अभी पाकिस्तान जो है, चीन ने जो कोशिश की है, जाहिर है चीन को हम इनकार नहीं कर सकते, सऊदी अरब को इनकार नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि एक संजीदा एफर्ट नजर आनी चाहिए तालिबान की तरफ से कि वो दहशतगर्दी की इन हेचरीज को खत्म करने में संजीदा है। और अब तो जाहिर है कि हमने इस पे बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर दिया है। जाहिर जंग इन मुआशी हालात में जंग करना आसान भी नहीं है, लेकिन हमने एक बड़ी मुश्किल हालात में भी अगर ये जंग शुरू की है, तो मेरे ख्याल में अब इसको आधे रास्ते में छोड़ना तो बहुत एक नाकामी होगी, क्योंकि आप उनको जख्मी करके वापस आ जाएं, फिर वो दोबारा यहाँ पे बड़े पैमाने पे कार्रवाइयां शुरू कर दें, तो ये तो फिर अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। सर आपकी मौजूदगी आखिर में बस यही सवाल पूछना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान के अंदर भी जो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है उसका इफेक्ट तो आ ही रहा है। हमारे अपने बॉर्डर्स की सूरत हाल अभी आपने जैसे खुद भी बयान कर दी, जो सारा मामला है, जो हमारी पॉलिटिकल पोलराइजेशन है सर, वो कैसे खत्म होगी, कैसे कम होगी, उसकी कोई सूरत आपको बनती हुई नजर आती है? आप तो खुद बराह रास्त कोशिशें करके भी देख चुके हैं। नहीं, कोशिशें तो कर भी रहे हैं, बस बदकिस्मती से मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि जितनी बेहतर फॉरेन पॉलिसी हुकूमत की है, उसकी अगर 25-30% भी अगर वो इंटरनल अपनी पॉलिटिक्स को भी ठीक करने पे तवज्जो दे रहे हैं, तो पाकिस्तान में है बड़ी बेहतरी आ सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुकूमत लिप सर्विस ज्यादा करती है, अमल जो है उनकी तरफ से नजर नहीं आता। पीटीआई तो आपके सामने ही है, उनकी तो कोई स्ट्रेटजी, कोई इशू है ही नहीं, है ना। वो तो बिल्कुल एक साइड पे बैठे हुए हैं, उनको तो समझ नहीं आ रही करना क्या। लेकिन हुकूमत बहरहाल उनको चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान से बराह रास्त मुज़ाकरात करे, असीरान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करे, ताकि पॉलिटिकल टेम्परेचर्स नीचे आए। और पॉलिटिकल टेम्परेचर्स नीचे आने का इस वक्त पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा, क्योंकि हमने एक बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी रखी है। अरब दुनिया से, ईरान से, हम दोनों से इन टच हैं, दोनों को हम
अगर मुज़ाकरात की टेबल पे अल्टीमेटली आते हैं तो पाकिस्तान उसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा कर सकता है, और अगर पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी हुई तो पाकिस्तान को इसका बहुत मुआशी फायदा होगा। बिल्कुल बहुत फायदा होगा, लेकिन पाकिस्तान जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट का प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे लिप सर्विस जो है वो ज्यादा है। वक्त खत्म हो गया, मैंने आपसे मजीद बात करती, आपका बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है फॉर्मर गवर्नर हैं सिंध के, और मईशत की अगर हम बात करें तो बहुत गहरी निगाह मोहम्मद जुबैर साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और जैसा कि आप जानते हैं सर कि एक ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट है इस वक्त, तो उसका के ओवरऑल दुनिया पर माशी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं उसको लेकर एक बहुत कंसर्न पाया जाता है, क्योंकि कोई एक लोकलाइज्ड किस्म का कॉन्फ्लिक्ट तो है नहीं, और इसके बड़े जो है ना वो आ रहे हैं, हम देख रहे हैं उसका बड़ा एक रिपल इफेक्ट आ रहा है पूरी दुनिया के अंदर। तो सर सबसे पहले अगर आपसे ये पूछूं कि फ्यूल शॉक जो एक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अभी शायद उस तरीके से उस इंटेंसिटी से नहीं आया लेकिन आ सकता है, उसको एब्जॉर्ब करने की अगर हम बात करें तो हमारी जैसी मईशत का सर क्या बनेगा? ऑलरेडी अभी पुरानी जो हमने परचेज की हुई थी, जो हमारी पुरानी हमारे पास स्टॉक अवेलेबल था, उसी को लेकर हमने जो कुछ अपने अवाम के साथ कर दिया है, तो अगर हम उसको सामने रख के बुनियाद बनाकर बात करें तो आने वाले दिनों में हमें क्या तवक्कुआत रखनी चाहिए? लेकिन सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट होता है ना, सबसे ज्यादा जो नुकसानदेह चीज होती है मईशत के लिए, वो यही पेट्रोलियम या ऑयल प्राइसेस होती है जी, क्योंकि उसका फिर इफेक्ट सारे चीजों पर होता है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पर, चाहे वो एयरलाइन हो, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे दूसरी चीजें हों, क्योंकि उसके इम्पैक्ट की वजह से चीजें महंगी होती हैं, और महंगी होने की वजह से जाहिर है एवरीथिंग गोज अप। सो उसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पर भी आता है, उसका इम्पैक्ट ट्रेड बैलेंस पर भी आता है, उसका इम्पैक्ट हर आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी पर आएगा। अभी जो आपने बात की कि पाकिस्तान में जब वो फर्स्ट ऑयल प्राइसेस इंक्रीज और इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस, तो पाकिस्तान ने पुराने जो स्टॉक था उस पर 55 रुपए बढ़ा दिए, जो कि बिल्कुल गलत बात थी। आई मीन वो बात बनती नहीं थी, और वो उस तरह से भी कंफर्म होती है कि इंडिया ने नहीं बढ़ाया, बांग्लादेश ने हार्डली बढ़ाया, श्रीलंका ने नहीं बढ़ाया, नेपाल ने नहीं बढ़ाया, और ये वो मुल्क है सिवाय हिंदुस्तान को छोड़ के जिनका स्टॉक पाकिस्तान से आधे से कम है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के तो खुद मिनिस्टर्स ने बताया 28 दिन का स्टॉक था, बांग्लादेश में मिसाल के तौर पर 14 दिन का स्टॉक था, इसी तरह से नेपाल में कोई 10-12 दिन का स्टॉक था। तो उनका तो कंसर्न ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं बढ़ाई, और जाहिर इसलिए नहीं बढ़ाई कि वो अपने लोगों पर इस किस्म का बोझ नहीं पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि आगे का तो किसी को नहीं पता। आज भी जो प्राइसेस हैं हमें ये नहीं पता। सबसे बड़ा मसला यशमीन इसमें ये है ना कि वी डोंट नो, नोबडी इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट मे बी मिस्टर ट्रम्प नोस कि ये जंग खत्म कब होगी और किन हालात में खत्म होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है उस वक्त ऑयल प्रोडक्शन का क्या होगा, ईरान की जो रिफाइनरीज हैं, ईरान की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको कितना नुकसान होगा, सो फॉर। तो अभी तो हमें ये पता ही नहीं है। तो उस वक्त भी नहीं पता था जब पहली दफा हमारे एक नीचक रिएक्शन दिया हमने, कोई और ऑप्शन नहीं सोचा कि किस तरह से अवाम तक इसको ना पास ऑन किया जाए। पर ये भी मैं आपको बता दूं, ये कंफर्म न्यूज है। मैं पहले भी प्रोग्राम में कह चुका हूँ, 2-3 प्रोग्राम में, मुझे अगर डिफॉर्मेशन नोटिस देना किसी ने दे दे, तो जो इंटरनेशनल इम्पैक्ट भी अगर पूरे का पूरा जो नई प्राइसेस उस वक्त थी, हालांकि स्टॉक तो पुराना था, उस वक्त भी अगर देते तो तकरीबन 25 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ाया फिर। मतलब अगर इस तरह से समझ लें कि अगर उस वक्त $90 फी बैरल था और हम $90 फी बैरल लेते, तो फिर भी हम 30 रुपए से ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए था फुल इम्पैक्ट के साथ। तो कितना बड़ा जुल्म किया था इस हुकूमत ने। सर वो जो इंक्रीज है उसके ब्रेक डाउन को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि हमें तो यही समझ में आया कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में भी 21 रुपए का इजाफा जो है वो किया गया। यहाँ पर हमारे पास जो फाइनेंस मिनिस्टर के एडवाइजर ने एक प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की। सर उन्होंने मेरे साथ बाकायदा इस बात के ऊपर बहस की कि हमने कोई पीडीएल में इजाफा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि डीजल, पेट्रोल, इन सब मसनूआत में जो इजाफा होना था हमने उसको इक्वल डिवाइड कर दिया है और बैलेंस आउट कर दिया है, वरना एक जो वो है प्रोडक्ट है उसकी प्राइस में ज्यादा मैसिव इजाफा हो जाता है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल गलत बयानी है, पीडीएल में किसने इजाफा किया है? एक्चुअली एक तो ये देखना, गलत बयानी से काम करते हैं, इसलिए करते हैं बिकॉज 99% पब्लिक को तो नहीं पता ना, और जाहिर है नो वन एक्सपेक्ट्स देम टू नो। अगर पेट्रोल में बढ़ाया, डीजल में कम किया तो क्यों किया? अगर इम्पैक्ट ही नहीं लाना था, अगर नेट इफेक्ट 0 होना था, तो फिर करने की क्या जरूरत थी कि एक को बढ़ा के दूसरे को कम कर दिया? इसलिए कि डीजल कम कंज्यूम होते हैं, जो आपने उसमें कम किया था, और पेट्रोल ज्यादा, उसकी कंजम्पशन ज्यादा है, उसलिए उसको बढ़ाया था। सो नेट इफेक्ट आपकी हुकूमत की जेब में
इस मद में पैसे गए हैं, तो ये और लोगों की जेबों से निकल के गए हैं, तो ये कहना कि हमने तो बढ़ाया नहीं, तो फिर ये एक्शन किया क्यों था? कितनी बेवकूफी की बात है। अगर 20 रुपए ऊपर और 20 रुपए नीचे करके कोई नेट इफेक्ट जीरो आना था, फिर करने की क्या जरूरत थी? दूसरी बात ये है कि जसवीन, लोगों को समझना चाहिए कि हम किस तरह से, एक तो उस वक्त हमने पॉइंट आउट किया था, मैंने, मिर्ता ने, बहुत से लोगों ने, कि भाई आपके पास 390 बिलियन रुपए बजट में आपने रखे हुए हैं इस वजह से कि जी आप कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई मुश्किल हालात आ जाए, तो वो आप बजट से निकाल के अवाम पर बोझ ना डालें, वहां बजट में आपके पास मौजूद है। इससे बड़ा क्राइसिस क्या हो सकता था जो आया था, जो हिट किया था? एंड इट ऑल्सो मेड सेंस कि पाकिस्तान or anyone else in the world needed to sit and take a back seat and understand the complications की जंग की नोयत क्या है, ये कितने अरसे चलेगी। तो इस वक्त तो हम प्रेशर अवाम पर दबाव ना डालें, उनके लिए मुश्किलात ना पैदा करें, फिर हम देखेंगे क्या। सो वो बजट का वो वाला पोर्शन यूज किया जा सकता था। फिर सबसे अहम बात ये कि अवाम को आपने ढूंढ के रख दिया और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को फायदा पहुंचा दिया, क्योंकि वो तो लेके बैठी थी पुराने स्टॉक खरीद के पुरानी प्राइसेस पर। आपने सीधा सीधा बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस का उनको फायदा पहुंचा दिया। और इस लॉजिक क्या थी कि अगर हम ना ये इंक्रीज करते तो जखीरा अंदोजी करते थे। भाई अगर आपके चंद ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर कंट्रोल नहीं तो what can we say? What kind of a government are you? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सर, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑयल क्राइसिस की, बहुत सारा जाहिर है मईशत के ऊपर प्रेशर, हमारी तो खैर वैसे ही ऑलरेडी एक स्ट्रेन्ड इकोनॉमी है, लेकिन सर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज की बंदिश के बाद 20% जो अभी तक तेल की सप्लाई है वो ऑलरेडी मुतासर है, 30% LNG की सप्लाई मुतासर हुई है, 1/3 फर्टिलाइजर की सप्लाई सर इससे अफेक्ट हुई है, यूरिया कीमतें बैन अवी सतह पर ऑलरेडी 77% का इंक्रीज उनमें देखने के लिए आ रहा है। तो जहां पर हम क्राइसिस की बात कर रहे हैं वहां पर सर जो ग़िज़ाई अजनास हैं, अब उनकी किल्लत की तरफ भी जो है वो एक कंसर्न होना चाहिए हम लोगों के जहनों में। जी ऑलरेडी, बिकॉज अगर आप फैब्रिक की भी फिगर्स देखेंगे ना, जो हमारे फूड एक्सपोर्ट है वो मेरा अपना आई मे बी रॉन्ग 1% हेयर और देयर, तकरीबन वो 18-19% तक कम हुआ है जो हमारा फैब्रिक का नंबर है, जब वॉर का इफेक्ट ही नहीं था। और फूड इंपोर्ट जो है हमारे तकरीबन 32% बढ़ा है, जो अशिया हम इंपोर्ट करते हैं फूड के सिलसिले में। और ये मार्च के बाद तो जो जाहिर हालात है इसमें तो और ज्यादा खराबी आएगी। सो बिल्कुल हमारे लिए प्रॉब्लम हो गया। एक आध हमारा कोई प्रोडक्ट है, राइस है फॉर एग्जांपल, उसमें कतर को इंटरेस्ट भी है, वो शायद हम एक्सपोर्ट कर सकें, बट ओवरऑल जो नेट इफेक्ट होगा वो नेगेटिव ही होगा। तो बिल्कुल ठीक है, यानी कि उसका एक इम्पैक्ट हम जो है वो ऑलरेडी जो इस वक्त की सूरत हाल है उसके अंदर देख रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे जब हम बात करते हैं ग़िज़ाई अजनास की किल्लत, ये सारे मामला, पाकिस्तान जब हम अपनी मईशत की बात करते हैं, फॉरेन रेमिटेंसेस जो हैं वो हमारे लिए एक बड़ा जो है ना अहमियत जो है उनकी है। सर, ये पोस्ट वॉर सिनारियो के अंदर या इवन इस ऑन गोइंग सिचुएशन के अंदर आपको रेमिटेंसेस के ऊपर कोई इम्पैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि आपको ये भी पता है कि हमारी बहुत सारे ज़्यादा रिलायंस जो है वो गल्फ स्टेट से आने वाले रेमिटेंसेस के ऊपर भी होती है। देखिए, जस्ट टू एक्सप्लेन, 3 सोर्सेज हो सकती हैं आपकी, 4 सोर्सेज हो आप जिससे अपने डॉलर्स अर्न करते हैं। एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, एक आपकी एक्सपोर्ट्स होती हैं जो कि बिल्कुल स्टैग्नेंट है, बल्कि अगर मैं बताऊं फरवरी 2026 की जो एक्सपोर्ट्स के नंबर हैं वो फरवरी 2022 यानी 4 साल पहले के मुकाबले में कम है। तो एक्सपोर्ट्स आपकी बिल्कुल स्टैग्नेंट है। तीसरा हो सकता है आप कोई बॉन्ड्स या इस किस्म की चीज को रेज करें जिससे आपके पास डॉलर्स आ सके, वो बिल्कुल माहौल नहीं है। तो चौथा सिर्फ बच जाता है जिसने संभाल के रखा हुआ है आपकी मईशत को, एक्सटर्नल सेक्टर को, वो है आपके रेमिटेंसेस। तो वो तकरीबन अगर हालात ऐसे ही रहते, मतलब वॉर ना होती, तो तकरीबन 40 बिलियन के करीब पहुंच सकते थे, जो बहुत हद तक पाकिस्तान के एक्सटर्नल इम्बैलेंस को सहारा देते रहे हैं। उसका जाहिर सी बात है इम्पैक्ट हो सकता है। अब अगेन द क्वेश्चन यशमीन इज के as we talk we don't know कि वॉर खत्म कब होगी और वॉर किन हालात में खत्म होगी। आज अगर वॉर खत्म होती है और बिल्कुल नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाती हैं चीजें, तो हम समझ सकते हैं कि 1-2 महीने का असर पड़ेगा। 1-2 महीने का तो अब भी पड़ेगा, चाहे वॉर अब भी खत्म हो जाए, बिकॉज जाहिर सी बात है वापस सब चीजों को वापस लाना इतना आसान नहीं होता। ऑलरेडी जो है वो वहाँ सेपरेशन जॉब्स वगैरह की शुरू हो चुकी है दुबई, अबू धाबी वगैरह में। बिकॉज अगर आप मिसाल के तौर पर देखें ना कि कितनी फ्लाइट्स इंडिया से, बांग्लादेश से पाकिस्तान, दुबई जाती थी, जिसमें लेबर जाता था और वहाँ लेबर जाता था या दूसरे लोग जाते थे, छोटे बिजनेसमैन, कोई अगर आप ले लें 2 स्टार 3 स्टार में ठहरते थे,
वहां वो जा ही नहीं रहे, तो दूसरा तीसरा बंद होने शुरू हो गए। उन्होंने लोगों को जो एम्प्लॉयज थे उनको फारिग करना शुरू कर दिया। तो जाहिर सी बात है उसका असर तो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मार्च में एक चीज जरूर है कि ईद है, ईद की वजह से थोड़ा सा हमारे ऊपर असर इसलिए ना हो कि आपको पता है ईद के मौके पर बाहर से लोग ज्यादा वो जो सेव भी किया होता है उसको भी भेजते हैं। सो मे बी वो इतना इम्पैक्ट मार्च के महीने का ना हो, बट अप्रैल में जरूर इम्पैक्ट होगा। इसके अलावा भी बहुत सीरियस इम्पैक्ट होंगे रेमिटेंसेस के अलावा भी। अगर आप देखें हमारी जो इन्फ्लेशन है ओवरऑल, ये एज ए रिजल्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस, ये जो पेट्रोल प्राइस बढ़ी है आइंदा भी बढ़ सकती है, उसके जो दूसरे कीमतों पर असरात हैं। 7% ऑलरेडी हमारी इन्फ्लेशन थी फरवरी में जब वॉर नहीं हुई थी, और अपवर्ड ट्रेंड ही था पिछले 4-5 महीने से। तो अब तो ये तकरीबन डबल डिजिट में जाएगी। हाँ। उसका एक तो ये असर है, दूसरा उसका जो पॉलिसी रेट जो स्टेट बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बना सेटअप करता है 10.5%, जिस पर बिजनेसमैन बहुत अरसे से चीख रहे हैं कि जी वो कम किया जाए, वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब है बोरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और ज्यादा बढ़ जाएगा। सो रिपल इफेक्ट आएगा। सर, ये सारी सूरत हाल के अंदर जो भी आपने बयान किया कि किस तरीके से माशी तौर पर चैलेंजेस जो है वो बढ़ते चले जाएंगे इस गिवन सिचुएशन के अंदर, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने सर जो पहला जो है वो स्टेप लिया है वो ऑस्टेरिटी मेजर्स का लिया है, उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? आप समझते हैं कि हमारी जो इतनी सारी मुश्किलात जिनका हमें सामना करना पड़ सकता है उनका मदावा हो सकता है इन ऑस्टेरिटी मेजर्स से? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एक तो ये है कि पाकिस्तान को ये 2 महीने के स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान हैज टू डिसमेंटल दी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर परमानेंटली। एक किसी ने रिपोर्ट दी थी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास 85,000 कारें हैं, यूके की गवर्नमेंट के पास कोई पता नहीं 8,000 हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि पाकिस्तान हैज टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर परमानेंटली। बिल्कुल बड़े सिंपल सी बात है यशवीन, पाकिस्तान के अवाम का जब वक्त आता है तो वो एक गरीब मुल्क है, और उनकी पर कैपिटा इनकम अगर हम देखें पाकिस्तान के अवाम की, तो वो हिंदुस्तान, बांग्लादेश, तमाम रीजनल कंट्रीज से हम पीछे हैं। ठीक है, एक गरीब मुल्क है जहां तक एज फार एज अवाम इज कंसर्न। और हमारे जो लीडर्स हैं और वो जिस तरह से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो वेस्ट यूरोपियन जो रिच कंट्रीज हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आप ले रहे हैं, जर्मनी, यूके, उनसे ज्यादा अच्छा है। ये मैं चैलेंज देके कह रहा हूँ, आप खुद अंदाजा लगा। आप नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर को ले लें, डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर को ले लें, वहां के कोई जो भी चीफ मिनिस्टर के बराबर होते हैं उसको ले लें। क्या उनके पास इतने आलीशान जहाज होते हैं? क्या उनके पास इस किस्म की फ्लीट ऑफ कार्स होते हैं? क्या उनके पास एक बंदे के ऊपर कुछ 1000 या 2000 या 300 नौकर चाकर होते हैं? मतलब एक के साथ 50-50 आगे पीछे कारें जाती। तो आप उसी में 4 से मल्टीप्लाई करें। फिर जो घर के अखराजात है, फिर कैंप ऑफिसेज है, मतलब चीफ मिनिस्टर पंजाब के कैंप ऑफिस। व्हाट इज कैंप ऑफिस? व्हाई डोंट यू हैव वन ऑफिस? मतलब सेवरल कैंप, उसको मेंटेनेंस है, उसके अखराजात है, एसी का खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी है, पेट्रोल है। पाकिस्तान नीड्स अ परमानेंट डिसमेंटलिंग, क्योंकि ये बिल्कुल तजाद एक्सेप्टेबल है ही नहीं। ये अवाम, और ये इस वजह से अवाम बुरी हालत में कि पुरानों को इतना जबरदस्त रहना मेरे को सिर्फ फॉर आवर गवर्नमेंट टू से कि गैर जरूरी दौरे जो है बाहर के वो बंद कर दिए जाएंगे। मेरा ख्याल है पहले तो यही सवाल बनता है कि आप इससे पहले गैर जरूरी दौरे करते क्यों थे? क्या हम एज अ कंट्री ये अफोर्ड कर सकते हैं? अगेन सबसे पहले तो क्वेश्चन होता है प्राइम मिनिस्टर के दौरों का, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने शुरू में जो दौरे शुरू किए थे अप्रैल 2022 में, ये कह के किए थे, बड़ी अच्छी उनकी सिंसियर एफर्ट थी कि मैं इन्वेस्टमेंट लेके आऊंगा। और उन्होंने पता नहीं कितने 50 दौरे किए होंगे, कितने दौरे किए होंगे, उससे भी ज्यादा दौरे किए होंगे। और एमओयूज, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। एक धेले की इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान, बल्कि 50 साल की लोएस्ट। हमने अभी 8 पॉइंट इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एजेंडा भी दिया है सर सऊदी अरब को। हम तो बातें हमारी जो होती है ना, वो सबसे ग्रैंड होती, ग्रैंड नहीं होती, नोटिसेबल होती है। हमें पता ही नहीं चला कि मालदीव्स कब हमारे से करीब आया था, कब हमारे से बराबर हुआ, और कब हमारे से बहुत ज्यादा आगे निकल गया। 3 टाइम्स उनका पर कैपिटा हमारे से ज्यादा हो गया। तमाम कंट्रीज हमारे पीछे थी, वो सब पिछले 20 साल में हमारे से आगे निकले। लेकिन वी डू ग्रैंड थिंग्स, हम अनाउंसमेंट्स ग्रैंड करते हैं। वी आर सीन, आवर लीडर्स आर सीन एट द बिगेस्ट world global events alongside President Trump, alongside the top leadership of the Saudis and the Arab countries and Central Asian Republic and so on and so forth. आप कभी भी नहीं देखेंगी, ना मलेशिया का नजर आएगा, ना इंडोनेशिया का नजर आएगा, ना दूसरे ममालिक के नजर आएंगे जो कि जबरदस्त तरक्की कर रहे हैं। तो
आई थिंक दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि हमारा तमाम चीज जो है ना ये डिसमेंटलिंग की जरूरत है। बिल्कुल, एंड आई थिंक वेरी राइटली सेड कि ये चीजें हमें शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, ये चीजें हमें परमानेंटली करने की जरूरत है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे और दुरुस्त फरमा रहे थे कि ये जो ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, ये शॉर्ट टर्म मेजर्स जो है वो नहीं हो सकते। दुनिया भर में इस क्राइसिस से निपटने के लिए जो ममालिक हैं उनके इकदामात को अगर देखें तो पाकिस्तान ने जो कुछ किया है उसकी कोई लॉजिक जो है वो समझ में नहीं आती है, क्योंकि बरतानिया के अंदर ये कहा गया कि जो एनर्जी का बिल है उसको कैप कर दिया जाएगा, जो मोस्ट डिजर्विंग लोग हैं सोसाइटी के अंदर उनको 150 पाउंड जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से स्टाइपेंड दिया जाएगा इस सूरत हाल के अंदर हैंडल करने के लिए, और फिर वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बातें कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये नी जर्क रिएक्शंस आते हैं, पॉलिसी मेकिंग उसकी बुनियाद पर होती है, और जब वो पॉलिसी मेकिंग होती है उस पर भी अमल दरामद जो है मुकम्मल तौर पर नहीं होता। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।